एग्जाम भी बेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एनटीए नेट हिंदी और पीजीटी के लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज चलाई गई है। जो नाम हमने इसे दिया है एनटीए नेट और पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं फिर से आपको अवगत करवा देता हूँ। ये जो सीरीज चलाई गई है जिस नाम से, ये सिर्फ उन्हीं तक ही सीमित नहीं है। चाहे आप एलटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एलटी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसलिए आपने ये नहीं सुनना है कि जो नाम लगा है सिर्फ उसी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सीरीज हर एक हिंदी साहित्य की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण रहने वाली है, सिर्फ नाम इसे अलग दिया गया है। बाकी इससे पहले हमने बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपको अवगत करवा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश में पीजीटी हिंदी के लिए जल्द ही पोस्ट निकलने वाली है। जल्द ही इसके फॉर्म फिलअप होंगे। लगभग 117 के आसपास आपको पीजीटी हिंदी में सीट्स देखने के लिए मिलेगी। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग 117 के आसपास हिंदी की सीट्स होंगी। दोस्तों, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो तन मन धन से तैयारी करिए, आप अवश्य इसमें कामयाब होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी मन में दुविधा मत रखिए। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। आपने कॉल नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि कई बार हम लाइब्रेरी में होते हैं तो अटेंड नहीं करवाते। आपकी कोई दुविधा होगी उसको हम नहीं, आपकी दुविधा को सॉल्व नहीं कर पा सकते कॉल करके, क्योंकि कई बार अटेंड नहीं कर पाते हैं। आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको उत्तर दे देंगे जो भी आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, बाकी हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। पीजीटी हिंदी और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पर भी आपको समय में PDF इत्यादि दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है तो वो इस प्रकार से है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्ति यहाँ पर कही गई है कि जो इंतज़ार करते रहते हैं, किस्मत का इंतज़ार करते हैं, अपनी मेहनत करने का इंतज़ार करते हैं, उन्हें बस उतना ही मिलता है जितना जो लगातार कोशिश करते आ रहे हैं वो छोड़ देंगे उतना मिलेगा, अन्यथा मिलेगा भी नहीं कुछ। तो कोशिश करते रहिए, इंतज़ार मत करिए। इंतज़ार करने से तो कुछ भी नहीं मिलता। आपने माझी मूवी देखी होगी तो उसमें देखिए कितने सुंदर शब्द माझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई मुझे जो कार्य करते रहना है। क्यों करते रहना है? क्योंकि अगर हम अपने कार्य को नहीं करेंगे तो कल दिन या आगे वाले दिनों में हम उसे भूल ना जाएं। इसलिए कार्य करते रहिए, आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। तो चलिए इसी सुविचार के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सुविचार होते हैं तो अवश्य कमेंट में लिखा करें, जिससे कि दूसरे भी प्रोत्साहित हो जाएं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम पे लगाइए। तो जो सही अनुक्रम रहेगा यहाँ पर तो वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आएगा यहाँ पर गर्म राख, फिर भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। ये भी बता देता हूँ किसकी कौन सी रचना है। जो गर्म राख है ये इसका समय 1957 का है, 1957 गर्म राख। फिर दूसरी रचना है भूले बिसरे चित्र, 1959। फिर है आपकी टेराकोटा, 1972। इसके पश्चात है मानस का हंस, 1972। ये इसका समय हो जाएगा। पूछा जाएगा गर्म राख किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा, मानस का हंस अमृतलाल नागर। अगले प्रश्न को देखिएगा। तो इस प्रश्न में पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, यह बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। कैसे होगा ये सही?
तो इस प्रकार से होगा। जो स्मृतिकर्ण है इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। और फिर है अपनी अगली रचना हम हशमत 1977 1977। फिर है लीक अलीक 1980। फिर अगली है आपकी रचना बन तुलसी की गंध 1984। ये भी आपको बता देता हूँ किस किस की रचना है। ये स्मृतिकर्ण सेठ गोविंददास की रचना है, हम हशमत कृष्णा सोबती की रचना है, लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, बन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर एक तरफ संस्थाएं दी गई है, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक दिए गए हैं, इनका मिलान कर लेते हैं। जैसे कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का समय है 1928 का, ठीक है। प्रार्थना समाज इसका 1867 का। फिर ब्रह्म समाज ये हो गया, प्रार्थना समाज ये हो गया। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका समय कब का है 1875 का। और फिर है सत्यशोधक समाज, इसका कब का है 1873। ये तो मैंने आपको इसका समय बता दिया। फिर मिलान कर लेते हैं। जो ब्रह्म समाज है ये होगा राजा राम मोहन राय का, ये हो गया। प्रार्थना समाज ये किससे सुमेलित होगा, महादेव गोविंद रनाडे, ये हो गया बी। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये किसके साथ सुमेलित होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा एनी बेसेंट के साथ, ये यहाँ पर हो गया। सत्यशोधक समाज ये किसके साथ सुमेलित होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये हो गया इसके साथ सुमेलित, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो जो चौथे का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो विकल्प बी, गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो किस विधा से इनका संबंध होगा, तो जो ये नवगीत विधा से संबंधित नहीं थे, ये थे आपके नॉर्मली जो हिंदी साहित्य से संबंध रखने वाले। बाकी जो नवगीत विधा से संबंधित थे कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी। फिर अगला प्रश्न है माई ना होते बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका विकल्प बी, नामदेव की ये पंक्तियां होंगी। अगला प्रश्न है जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा पियारी पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है। पहले तो ध्यान रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं, फिर किस भाव की अभिव्यक्ति की है ये बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा असूया भाव की। यहां पर देखिए आपको बता देता हूं क्या होता है असूया भाव। इसमें दूसरे के गुण में दोष ही निकलता है। अगर किसी के अंदर हमें गुण भी दिख रहा होगा, मान लीजिए किसी से हमें जैसी फील होती है, किसी के प्रति हम अच्छी भावना नहीं रखते हैं, फिर भी अगर उसमें गुणवान व्यक्ति होगा फिर भी हम उसमें कमी निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। ईर्ष्या होती है एक तरह से ये। फिर है अगला प्रश्न 9, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो हो जाएगा यह रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से है। रश्मि रथी किसकी रचना है, दिनकर जी की रचना है। फिर है अगला प्रश्न 8, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है।
तो ये पंक्तियां जो यहाँ पर सही होंगी तो ये होंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं तो ये बताना है। तो जो 9वें का सही विकल्प होगा सुदामा पांडे धूमिल, ये इनकी पंक्ति होंगी। फिर अगले प्रश्न को देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह से संबंधित हैं। तो जो सही विकल्प यहां पर होगा सांध्य गीत से। पहले तो ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की है, फिर ये ध्यान रखना है कि किस काव्य से ली गई हैं, ये सांध्य गीत से ली गई हैं। बाकी निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत ये महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हो जाएंगी। फिर जो अगला है दूसरी तरफ कथन दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। दंडी, दंडी की पंक्ति कौन सी होगी? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यभिच्छिन्ना पदावली। फिर है भामह, शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। भामह, ये भामा की पंक्ति होगी, शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम द्विधा। फिर बामन है, इनकी है काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। फिर क्षेमेंद्र है, अनौचित्य द्वैते नान्यतः रसभंग्यस्य कारणम। इस प्रकार से ये सुमेलित रूप होगा। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यभिच्छिन्ना पदावली। भामह की पंक्ति कौन सी है? शब्दार्थों सहितो काव्यम। बामन की है काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। क्षेमेंद्र की होगी अनौचित्य वाली। तो इस प्रकार से ये सुमेलित रूप यहाँ पर होता है। तो जो अगला प्रश्न है, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सही विकल्प यहां पर हो जाएगा विकल्प बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। यहां पर आपको ये भी बता देता हूं, माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को कहते हैं ओइडियस। क्या कहते हैं? ओइडियस ग्रंथि। ये भी ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेमदेव की छवि ही लखी भय मियां रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है यहाँ पर ये बताना है। तो यहां से ये प्रमाणित होता है, रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थी। प्रमाणित है, स्त्री मानवती थी और रस खान का अनादर करती थी। ये भी सही है। रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। ये भी सही होगा। फिर जो रस खान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, गलत है। रस खान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। ये दोनों गलत हैं। ए बी डी ये सही होंगे। जहां पर भी आपको ये सुमेलित रूप देखने के लिए मिलता है उसका आपने चयन करना है। बाकी रस खान का पूरा नाम पूछा जाता है तो ये होंगे सैयद इब्राहिम। समय इनका 1533 है। इन्होंने कवित सवया में रचना की है। सुजान, रस खान, दान लीला, अष्टयाम वाटिका ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रस खान को ही रामचरितमानस सुनाया था। ये भी ध्यान रखिए। अगले प्रश्न को रुक करिए। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सुमेलित रूप करना है। रंगमंचीय रूप और प्रांत, तो बताना है किस क्षेत्र में कौन सी लोकमंचीय रूप है। लोकमंचीय कौन सा नृत्य होता है, कौन सा लोकनाट्य होता है, उसका यहाँ पर सुमेलित रूप करना है हमने प्रस्तुत। तो देखिए, जो सांग है ये कहाँ पर खेला जाता है? सांग आपके हरियाणा में। विदेशिया ये कहाँ पर? बिहार में। जो माछ है ये कहाँ पर खेला जाता है? मध्य प्रदेश में। फिर आपका ख्याल है ये कहाँ पर? राजस्थान का ख्याल आता है, वहाँ पर इसे खेला जाता है। ट्रिक बनाई हुई है, आप इसे याद कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15।
ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? रीतिकालीन कवि हैं और रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां होंगी। ये दो तथ्य तो आपको ध्यान रखने ही हैं। फिर किसके संबंध में ये कही है? तो ये कही है आपके महाराज जसवंत सिंह के संबंध में। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर जो कौन सा ग्रंथ है ये? तो ये होगा आचार्य या फिर महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण ग्रंथ। इसके संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था। जो भाषा भूषण है ये अलंकार ग्रंथ है। फिर जो महाराज जसवंत सिंह हैं, इनकी और भी रचनाएं हैं। सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत, ये भी ध्यान रखिए। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? तो इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो यहां पर इसका उत्तर देना है। तो नंददास हैं, हरिदास हैं, ध्रुवदास हैं, परंतु नावादास नहीं होंगे। ए यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो जो नावादास हैं ये राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित कवि माने जाते हैं। इसमें हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, रसखान, मीरा, रहीम ये आपके कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 17। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। प्रस्तुत जो पंक्ति है किसकी होगी? तो जो पंक्तियां होगी यहाँ पर ये होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। फिर प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कब लिखा गया था? 1929 में। किस रचना की भूमिका के तौर पर इसे लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा गया था। विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा गया था। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को 900 वर्षों के अंतर्गत बांटा है, ये भी ध्यान रखना है। कितने? 900 वर्षों के तौर पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर रचनाएं और रचनाकार। तो मिला लेते हैं इसको। रचना है प्राकृत प्रकाश। किसकी रचना है? बरूची की। श्रावकाचार ये किसकी रचना होगी? ये है आपकी देवसेन की रचना। प्रबंध चिंतामणि ये किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतु की रचना होगी। कुमार बाल प्रतिबोध ये होगी सोमप्रभ सूरी की रचना। फिर अगले प्रश्न को रुक करिए। यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो यही सच जो कहानीकार होंगी इसकी, तो ये होंगी आपकी मनु भंडारी। काफी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। जो मनु भंडारी है इनकी और रचनाएं हैं। मैं हार गई, त्रिशंकु। अगला प्रश्न देखिए। यहां पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे कि पेरी इप्सुस किसकी रचना है? लोंजाइनस। पेरी इप्सुस लोंजाइनस की रचना है। द सैक्रेड बुक ये किसकी रचना होगी? टी.एस. इलियट। और पोइटिक्स किसकी रचना है? पोइटिक्स ये आपके अरस्तु की रचना होगी। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये किसकी रचना है? तो ये है आपकी कॉलरिज की रचना। इस प्रकार से ध्यान से देखोगे तो 4 प्रश्न यहां से आराम से निकल जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहां पर, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य धारा से संबंधित है? किस रचना से संबंधित है? तो यहां पर सही रचना हो जाएगी उन्मुक्त। जो उन्मुक्त रचना है इससे संबंधित होंगी ये पंक्तियां। फिर देखिए पूछा जा सकता है कि उन्मुक्त किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की ये रचना हो जाएगी। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? वर्ड्सवर्थ पहले तो ध्यान रखना है पाश्चात्य विद्वान है। समय इनका या जन्म इनका 1770 में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। पूरा नाम है इनका विलियम्स वर्ड्सवर्थ। फिर देखिए इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है यह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच।
इसका जो प्रकाशन वर्ष है सन 1793 है। वर्ड्सवर्थ ने यह भी कहा था कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। फिर जो इनके संबंध में सही कथन होंगे तो वो है कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं कहा था। क्या नहीं कहा था? भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए था। जो काव्य भाषा के संदर्भ में इन्होंने कहा है तो वो इस प्रकार से है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, ये भी सही है। फिर है गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, तो ये सही होगा इनके संबंध में, ये याद रखना है, प्रश्न बन सकता है जो वर्ड्सवर्थ के संबंध में मैंने आपको तथ्य बताए। फिर अगले प्रश्न को देखिए। जो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको समय समय पर महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं। प्रश्न संख्या है 23। कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है। तो सही विकल्प है जैनेन्द्र के ये कहानी के संबंध में विचार होंगे। फिर जैनेन्द्र का यहाँ पर नाम आ गया है तो इनका समय होगा 1905 समय है। फिर जो इनकी रचनाएं देखिए, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब, ये इनकी रचनाएं होंगी, कहानी संग्रह है इनके ये। फिर कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। आप लोग जो तथ्य मैंने बताए उसको अवश्य नोट करिएगा। जो भी आपके नियर डियर या स्वयं हैं आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे LT टेट की या फिर HPPGT हिंदी की, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।